नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नेम है दोस्त इंडियन ज्योग्राफी। तो मैं इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड दोस्तों मैंने आप सभी को 2 पार्ट करा चुका हूँ। क्या करा चुका हूँ दोस्त? 2 पार्ट मैं इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के करा चुका हूँ दोस्त। तो अभी तक आपने वो दोनों पार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उन दोनों पार्ट को सबसे पहले आप कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही इस नए पार्ट पे आइएगा। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पार्ट नंबर 3 रहेगा दोस्त। मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 2 में बताया था कि कुछ चोटियों के बारे में बताया था। क्या बताया था? कुछ चोटियों के बारे में बताया था। क्या बताया था भैया? चोटियों के बारे में। ये पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था। क्या था? लास्ट टॉपिक चोटी। ये पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था, जिसका नेम है चोटी। तो मैंने आप सभी को पार्ट 2 में चोटी के बारे में बताया था दोस्त। आज हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, इस पार्ट नंबर 3 में मैं आप सभी को बताऊंगा कि लघु हिमालय क्या होता है। लघु हिमालय से लेकर आगे तक का जितना भी टॉपिक रहेगा वो आज मैं आप सभी को पार्ट नंबर 3 में कराने वाला हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोस्त हमारा भूगोल का, हमारा जियोग्राफी का पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट नंबर 3 में मैं आप सभी को इंडियन जियोग्राफी करा रहा हूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्त पार्ट नंबर 3 की ओर। आज मैं आप सभी को कराऊंगा लघु हिमालय के बारे में। इससे पहले मैंने दोस्त आप सभी को 2 पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं दोस्त। वो सभी चीज़ें आप पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि दोस्त ये तीनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही आपको पार्ट नंबर 3 बेहतरीन ढंग से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्त आप 2 पार्ट कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही तीसरे पार्ट पे आइएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लघु हिमालय। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भैया लघु हिमालय क्या होता है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। लघु हिमालय, लघु हिमालय लघु हिमालय लघु हिमालय भैया देखिएगा क्या होता है लघु हिमालय। तो मैंने आप सभी को जब मैं हिमालय बताया था दोस्त, तो मैंने आपको लघु हिमालय बताया था, महान हिमालय बताया था, हर एक चीज मैंने डिस्कस की थी आप सभी के सामने पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट नंबर 3 हमारा यहाँ से स्टार्टिंग होती है लघु हिमालय से। तो इस लघु हिमालय का अन्य नाम भैया क्या है आपको बताना है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है भैया मध्य हिमालय। अन्य नाम इसके क्या है भैया? अन्य नाम इसके हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय इसका अन्य नाम है। फिर इसका अन्य नाम क्या है? हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय के अन्य नाम क्या है भैया? मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय। ये दोस्त क्या है? इसके अन्य नाम है। लघु हिमालय के अन्य नाम की बात की जाए तो आपको बता देना है कि मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय लघु हिमालय के अन्य नाम है। ये चीज़ आपको बता देनी भैया। जब आपसे बात की जाए इसकी ऊंचाई के बारे में, तो इसकी ऊंचाई है दोस्त 3500 मीटर से लेकर 3500 मीटर से लेकर 3500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। 4000 मीटर तक की इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये दोस्त जो ऊंचाई है वो औसतन है। औसतन 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 3500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की लघु हिमालय की ऊंचाई है। लघु हिमालय की क्या है? ऊंचाई है भैया। लघु हिमालय की ऊंचाई के बारे में जब आपसे बात की जाए तो आपको बता देना है कि औसतन 3500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई भैया? लघु हिमालय की। जब आपसे पूछा जाए कि लघु हिमालय का अन्य नाम बताइएगा तो आपको बता देना है कि लघु हिमालय का अन्य नाम होता है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय।
जब आपसे पूछा जाए कि लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बता देना है कि लघु हिमालय की ऊंचाई 3500 मीटर से लेकर 4000 मीटर औसतन है। ये चीज़ आपको बता देनी है भैया। इतनी चीज़ आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग इसके नाम हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम इसके हैं। जब बात की जाए लघु हिमालय की दोस्त, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है किसके, लघु हिमालय के। अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन से स्थान पे क्या नाम इसको बोला जाता है, क्या नाम इसको दिया गया है। तो भैया जब जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जब जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसका नाम दिया जाता है पीर पंजाल पर्वत। जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत बोला जाता है इसको जम्मू कश्मीर में। किसको भैया, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत बोला जाता है। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह चीज आपको समझ आ चुकी होगी। जब आते हैं भैया जम्मू कश्मीर में, आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल पर्वत के नाम से जानते हैं, किसको, लघु हिमालय को। अब हम आते हैं किस पे, हिमाचल प्रदेश। जब हम हिमाचल प्रदेश की ओर जाते हैं, जब हम हिमाचल प्रदेश राज्य में जाते हैं, तो इस लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जब आते हैं, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में इसी लघु हिमालय को धौलाधार धौलाधार पर्वत के नाम से जानते हैं। धौलाधार पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और जब हम आते हैं भैया उत्तराखंड की ओर, जब हम उत्तराखंड की ओर आते हैं, तो इसी लघु हिमालय को मसूरी बा नाग टिब्बा पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जब हम चलते हैं भैया उत्तराखंड राज्य में, तो इसी लघु हिमालय को मसूरी एवं नाग टिब्बा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी एवं नाग टिब्बा, मसूरी एवं नाग टिब्बा पर्वत, ये कहाँ जाना जाता है भैया, उत्तराखंड में जाना जाता है इसको, उत्तराखंड। जब हम भैया बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर, तो इसी लघु हिमालय को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, मसूरी एवं नाग टिब्बा पर्वत बोला जाता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में इसको बोला जाता है। लघु हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो नाम से जाना जाता है मसूरी एवं नाग टिब्बा पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, यह चीज क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा भैया। अब मैं इधर साइड में बता देता हूं ताकि यहां पे आपको दिख जाए, क्योंकि यहां पे नीचे स्पेस नहीं है दोस्त। जब हम नेपाल की बात करते हैं, जब हम नेपाल देश में जाते हैं, जब हम नेपाल देश में जाते हैं, तो इसी लघु पर्वत को नेपाल में बोला जाता है महाभारत पर्वत। इसी लघु हिमालय को नेपाल में क्या बोला जाता है, तो आपको बता देना है, इसी लघु हिमालय को नेपाल में बोला जाता है महाभारत पर्वत। नेपाल में भैया क्या बोलते हैं, नेपाल में बोलते हैं महाभारत पर्वत। क्या बोलते हैं नेपाल में, महाभारत पर्वत बोलते हैं।
इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी भैया, इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इतनी चीजें मैंने आपको बताई है, अब आपको यह बताना है कि लघु हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। लघु हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बता देना है भैया। लघु हिमालय की जब बात की जाए तो लघु हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल पर्वत। सबसे ऊंची श्रृंखला है लघु हिमालय की। सबसे ऊंची श्रृंखला है किसकी? लघु हिमालय की। लघु हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? जिसको हम बोलते हैं पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यही पीर पंजाल पर्वत लघु हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं भैया। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा बढ़िया से। अब देखिएगा आगे मैं क्या आपको बताने वाला हूं दोस्त। अब मैं आपको यहां पे घाटी के बारे में भी बताने वाला हूं कि घाटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पर्वत बना लेता हूं दोस्त। अब यहां पे गौर से देखिएगा भैया, घाटी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि घाटी क्या होता है। तो दोस्त याद रखिएगा, जब दो पर्वतों के बीच में जो खाली स्थान होता है, दो पर्वतों के बीच में खाली स्थान को ही हम बोलते हैं घाटी। अब देखिए देखिए ये दो पर्वत हैं, ये वाला स्थान जो है ये खाली स्थान है, इसी को बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ये देखिए खाली स्थान, ये देखिए खाली स्थान, यही खाली स्थान क्या बोले जाते हैं? घाटी बोले जाते हैं भैया। तो इसी को हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वैली बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब देखिए एक पर्वत ये, एक पर्वत ये। अब इन दो पर्वत के बीच में ये जो खाली स्थान है, इन दो पर्वत के बीच में ये जो खाली स्थान है, इसी को हम बोलते हैं घाटी। अब देखिए एक पर्वत ये, दूसरा पर्वत ये। अब इन दोनों पर्वत के बीच में ये जो खाली स्थान है, इसको बोलते हैं घाटी। एक पर्वत ये, एक पर्वत ये। इन दो पर्वत के बीच में जो खाली स्थान है, इसी को बोलते हैं घाटी, और घाटी को अंग्रेजी में बोलते हैं वैली। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं ताकि आपको और भी जानकारी इससे संबंधित दे सकूं। अब मैं आप सभी को कुछ बेहतरीन सी घाटियां भी बताऊंगा। तो पहली हमारी घाटी आती है कुल्लू। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। ये कुल्लू घाटी भैया कहां से निकलती है ये बताइए सबसे पहले। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये कुल्लू घाटी भैया हिमाचल प्रदेश में है। ये जो कुल्लू घाटी है, जब मैं घाटी की बात कर रहा हूं तो इसमें पहली घाटी आती है कुल्लू घाटी। ये कुल्लू घाटी कहाँ है तो आपको बता देना है, ये कुल्लू घाटी है भैया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश में। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये भैया स्थित कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा,
ये भैया पीर पंजाल पर्वत प्लस धौलाधार पर्वत के बीच में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत और धौलाधार पर्वत के बीच में स्थित है। कौन? कुल्लू घाटी। मैंने अभी आपको बताया था, पीर पंजाल पर्वत के बारे में बताया था और धौलाधार पर्वत के बारे में भी बताया था। तो याद रखिएगा, ये जो कुल्लू घाटी है ये पीर पंजाल पर्वत और धौलाधार पर्वत के बीच में यह घाटी स्थित है। यह घाटी पीर पंजाल पर्वत, अभी बताया था पीर पंजाल पर्वत कहाँ है। पीर पंजाल पर्वत और धौलाधार पर्वत, धौलाधार पर्वत के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कुल्लू घाटी है, ये कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वत और धौलाधार पर्वत के बीच स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगली घाटी आती है हमारी कश्मीर घाटी। अगली घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी। तो ये जो कश्मीर घाटी है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर में है। ये जो कश्मीर घाटी है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में है भैया। तो जब बात की जाए आपसे, ये जो घाटी है कश्मीर घाटी ये कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना है ये कश्मीर घाटी लघु हिमालय प्लस लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है। ये जो कश्मीर घाटी है भैया ये लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यह लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है। तो दोबारा से गौर से समझिएगा भैया, ये जो कश्मीर घाटी है ये कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। पहला पॉइंट आपका क्या है कि कश्मीर घाटी जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद आता है भैया ये कश्मीर घाटी जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको बता देना है कि यह लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। कौन स्थित है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है वो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ही अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं भैया। फिर अगली जो घाटी आती है दोस्त, मैं इधर बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां पे स्पेस थोड़ा कम है भैया। फिर मैं इधर बताऊंगा आपको। अगली घाटी है चुंबी घाटी। अगली कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी। ये चुंबी घाटी भैया कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो चुंबी घाटी है ये सिक्किम तिब्बत प्लस भूटान। सिक्किम कहाँ है? सिक्किम तिब्बत प्लस भूटान की सीमा पर स्थित है।
तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये चुंबी जो घाटी है ये तिब्बत, सिक्किम और भूटान के सीमा पर स्थित है। ये जो चुंबी घाटी है भैया, ये जो चुंबी घाटी है, ये चुंबी घाटी सिक्किम प्लस तिब्बत प्लस भूटान की सीमा पर स्थित है। आपसे बोला जाए कि भूटान प्लस सिक्किम प्लस तिब्बत की सीमा पर कौन सी घाटी स्थित है, तो आपको जवाब देना है कि चुंबी घाटी स्थित है। इतना आप नोट कर लीजिएगा भैया। चुंबी घाटी मैंने कराई आपको, कुल्लू घाटी और कश्मीर घाटी, इतनी घाटी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। फिर उसके बाद भैया अगली घाटी पे चलते हैं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं दोस्त। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। फिर अगली घाटी कौन सी आती है, तो अगली घाटी है हमारी कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी, ये कांगड़ा घाटी भैया हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा घाटी पड़ती है और इसी कांगड़ा घाटी में धर्मशाला शहर भी स्थित है। अगली घाटी है कांगड़ा घाटी। ये कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो आपको जवाब दे देना है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है भैया, हिमाचल प्रदेश में है। और इसी कांगड़ा घाटी में धर्मशाला शहर भी स्थित है। धर्मशाला शहर भी इसी कांगड़ा घाटी में स्थित है। इसी कांगड़ा घाटी में स्थित है। कांगड़ा घाटी में स्थित है, स्थित है। जब आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो धर्मशाला शहर है वो कौन सी घाटी में स्थित है, तो आपको बता देना है कि धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में स्थित है। जब आपसे पूछा जाए कि धर्मशाला शहर जो है दोस्त, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो कई मैच भी धर्मशाला के मैदान में हो चुके हैं। धर्मशाला के मैदान में हो चुके हैं। ये जो धर्मशाला का मैदान है वो धर्मशाला शहर में ही स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि धर्मशाला शहर कौन सी घाटी पर स्थित है, तो आपको बता देना है कि धर्मशाला शहर भी कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये कांगड़ा घाटी है कहाँ, तो आपको बता देना है कि ये कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है सकरीत घाटी। ये जो सकरीत घाटी है, ये सकरीत घाटी भी हमारी हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ है सकरीत घाटी, ये सकरीत घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही है। ये सकरीत घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है भैया। जब आपसे पूछा जाए कि सकरीत घाटी कहाँ है, तो आपको बता देना है कि ये सकरीत घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भैया। फिर आपसे बोल दिया जाए कि आपको बताइएगा मखी घाटी। मखी घाटी, तो आपको बता देना है कि ये मखी घाटी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ भैया स्थित है,
ये जो मखी घाटी है ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने आपको शुरुआत के पार्ट 1 में हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस की थी। तो ये जो मखी घाटी है ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अगली जो घाटी आती है जिसका नाम है शांत घाटी। कौन सी घाटी, शांत घाटी। ये जो शांत घाटी है भैया वो कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी, शांत घाटी, ये शांत घाटी कहाँ है, केरल राज्य में। कहाँ है, केरल में स्थित है। जब आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी बताइए कहाँ पे है, तो आपको बता देना है कि शांत घाटी केरल राज्य में है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है भैया। फिर अगर हम उसके बाद बढ़ते हैं भैया, फिर अगली जो घाटी आती है जिसका नेम है किन्नौर घाटी। कौन सी घाटी, किन्नौर घाटी। जब किन्नौर घाटी की बात की जाए तो आपको बता देना है कि किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। अब देखिएगा यहां से कांगड़ा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है, सकरीती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है, फिर किन्नौर घाटी, कौन सी, किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ है भैया, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी घाटी, किन्नौर घाटी। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आगे अगले टॉपिक पे बढ़ूंगा दोस्त। तो यहां से आप दोबारा से देखिएगा, कांगड़ा घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, सकरीती घाटी हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। तो आपकी 3 घाटियां हमारी हिमाचल प्रदेश में ही आ गई। कौन कौन सी, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश और सकरीती घाटी हिमाचल प्रदेश। इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर आती है मखी घाटी। ये मखी घाटी भी लद्दाख में है भैया। फिर कौन सी घाटी बचती है इसमें, फिर आती है शांत घाटी। शांत घाटी आपकी कहाँ है, केरल राज्य में है। तो इतनी चीज आपको भैया याद रखनी है। तो इतना नोट कर लिया होगा, हमें आशा और उम्मीद है। फिर ये था भैया लघु हिमालय का पूरा पार्ट मैंने खत्म कर दिया। लघु हिमालय का पूरा पार्ट खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं कौन से हिमालय पे, अब हम किस पे बढ़ते हैं भैया, किस पे बढ़ते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी पे बढ़ते हैं। शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक माउंटेन रेंज। शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक माउंटेन रेंज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक माउंटेन रेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अंग्रेजी में बोलते हैं शिवालिक माउंटेन रेंज, इसको बोलते हैं भैया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सामने किसके बारे में, शिवालिक पर्वत श्रेणी। किसके बारे में, शिवालिक माउंटेन रेंज के बारे में बात करेंगे। जब हम शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, जब हम शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं भैया, तो आपको अन्य नाम याद रखना है। अन्य नाम इसका क्या है, बाहाय हिमालय, बाहाय हिमालय। और इसका अन्य नाम क्या है, पाद प्रदेश, पाद प्रदेश इसका अन्य नाम है भैया। क्या है, पाद प्रदेश, इसके क्या है, अन्य नाम है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नई पर्वत श्रृंखला बताइए, तो आपको याद रखना है सबसे नई और जवान पर्वत श्रृंखला है
शिवालिक पर्वत श्रेणी। जब आपसे पूछ लिया जाए सबसे नई पर्वत श्रृंखला बताइए, या सबसे नई पर्वत श्रेणी बताइए, या सबसे नई माउंटेन रेंज बताइए, तो आपको क्या बता देनी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी बता देनी है। सबसे नई व जवान, सबसे नई व जवान पर्वत श्रेणी, ये क्या है भैया? सबसे नई है और जवान पर्वत श्रेणी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे नई व जवान पर्वत श्रेणी भी यही है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 1100 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1100 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 1100 मीटर। औसतन है भैया, ये 1100 मीटर ऊंचाई इसकी औसतन है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब आपसे पूछ लिया जाए कि शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई बताइएगा, तो आपको बता देना है कि 1100 मीटर औसतन इसकी ऊंचाई है। 1100 मीटर औसतन इसकी क्या है? ऊंचाई है। और जब आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय की यह कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आपको बता देना है कि यह दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। किसकी? हिमालय की यह दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय की दक्षिणी पर्वत यह हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है या श्रृंखला है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब जब भैया आपको मैं शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में बता रहा हूं, तो याद रखिएगा हमेशा, शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को क्या बोलते हैं हम? जब आपसे बोला जाए कि जब आपसे बोला जाए कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को हम क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को हम दून या द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून या द्वार। घाटियों को क्या बोलते हैं? दून या क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। अब जरा समझिएगा कैसे। मैंने यहां पे क्या बताया आपको कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को हम या तो दून बोलेंगे या तो द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दून और द्वार बोलते हैं। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी में घाटियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं दून या द्वार। अब देखिए, दून से क्या हो जाएगा? देहरादून। द्वार से क्या हो जाएगा? हरिद्वार। क्या हो जाएगा? हरिद्वार। दून से क्या हो जाएगा? देहरादून। देहरादून। द्वार से क्या हो जाएगा? हरिद्वार। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आपसे पूछा जाए कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को क्या बोला जाता है, तो आपको बता देना है भैया कि बोला जाता है दून या द्वार। दून या द्वार। दून से आपका देहरादून, द्वार से आपका हरिद्वार। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
तो दोस्त ये था हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। नदियों के माध्यम से हिमालय का विभाजन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। तो चलिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूं दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी चीजें और आपने नोट भी कर लिया होगा। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन भैया किसने किया था? तो आपको याद रखना है, सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। किसने किया था? सिडनी बुराड़, सिडनी बुराड़ के द्वारा किया गया था। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, किसके द्वारा किया गया था? सिडनी बुराड़ के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया था। यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक हमारी क्या है भैया? सिसका टीवी, ये हमारी इधर ट्रिक होने वाली है। ये हमारी क्या है? नदियां हैं दोस्त। क्या है? नदियां। सबसे पहले लिखता हूं सिसका टीवी। इस सिसका टीवी की ट्रिक के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी नदियां हैं जिन नदियों ने हिमालय का क्या किया है? विभाजन किया है। सिसका टीवी। तो इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं दोस्त। ये हमारी क्या है? ट्रिक है। ये हमारी क्या है? ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है? सिसका टीवी। तो इधर देखिएगा, सिसका का टी और बी। सिसका टीवी हमारी क्या है? ट्रिक है। सी से क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। सा से क्या होगा? सतलज नदी। का से क्या होगा? काली नदी। क्या होगा? काली नदी। ता से क्या होगा? तिस्ता नदी। बी से होगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी। सा से क्या होगा? सतलज। का से क्या होगा? काली। टी से क्या होगा भैया? बी से क्या होगा बताइएगा? टी से होगा तप्ती। बी से होगा ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा भैया। तो आपको मालूम हो गया होगा कि ट्रिक क्या है? सिसका टीवी। सी से होगा सिंधु नदी। सा से होगा सतलज।
का से होगा काली, टी से होगा तप्ती, बी से होगा ब्रह्मपुत्र। ये हमारी क्या है, नदी है भैया। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से गजब से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे गौर से समझिएगा, ये जो सिंधु और सतलज नदी है, सिंधु और सतलज नदी पंजाब हिमालय में पड़ती है। किसका विभाजन किया, पंजाब हिमालय। फिर ये सतलज और काली नदी कुमाऊं हिमालय में। ठीक। फिर काली और तप्ती रिवर किसमें, नेपाल हिमालय में। फिर तप्ती और ब्रह्मपुत्र रिवर किसमें, असम हिमालय में। तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले ट्रिक बताई थी सिसका टीबी। सी से हो जाएगा सिंधु, सा से हो जाएगा सतलज, का से होगा काली नदी, टी से होगा तप्ती, बी से होगा ब्रह्मपुत्र। अब ये सिंधु और सतलज किसमें है, पंजाब हिमालय में। फिर सतलज और काली किसमें है, कुमाऊं हिमालय में। फिर काली और तप्ती रिवर किसमें है, नेपाल हिमालय में। फिर तप्ती और ब्रह्मपुत्र किसमें है, असम हिमालय में। इतना आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जब आपसे बोला जाए कि हिमालय को म्यांमार में कौन से नाम से जाना जाता है, जब आपसे बोला जाए कि हिमालय को म्यांमार देश में कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या बता देना है भैया, अराकान। अराकान नाम से जाना जाता है। अराकान योमा, अराकान, यहां लिख देता हूं, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ये अराकान योमा के नाम से कहां जाना जाता है, म्यांमार में जाना जाता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी भैया। जब आपसे बोला जाए कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को म्यांमार देश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अब यही अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाता है। यही अराकान योमा नामक पर्वत जो बोला जाता है, हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और यही अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाता है। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा कौन बनाता है, अराकान योमा बनाता है भैया। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा कौन बनाता है, अराकान योमा पर्वत बनाता है। इधर लिख देता हूं, अराकान योमा पर्वत क्या करता है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। भारत और म्यांमार के बीच में क्या बनाता है, सीमा बनाता है।
इधर लिख देता हूं भारत और भारत प्लस म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाता है। क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। कौन बनाता है? अराकान योमा पर्वत बनाता है। अराकान योमा पर्वत। इस अराकान योमा पर्वत भैया ये क्या है? तो आपको बता देना है कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को म्यांमार देश में अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है और यही अराकान योमा पर्वत जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अब हम भैया उत्तर के मैदान पे बढ़ते हैं। उत्तर के मैदान, अब उसके बारे में बात करते हैं, उत्तर के मैदानों के बारे में। उत्तर के मैदान, ये उत्तर के मैदान भैया कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, ये उत्तर के मैदान जो हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। देखिए, ये जो उत्तर के मैदान है भैया, ये उत्तर के मैदान हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और कहाँ? असम और इत्यादि में पाए जाते हैं। इत्यादि में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इत्यादि में ये उत्तर के मैदान पाए जाते हैं। अब जरा आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये जो उत्तर के मैदान है, ये उत्तर के मैदान कैसे बने? ये उत्तर के मैदान कैसे बने? तो आपको याद रखना है भैया, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है पानी के साथ, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है पानी के साथ, वही अवसाद एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। जब अवसाद एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो वही अवसाद जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो वही क्या बना देता है? उत्तर के मैदान बना देता है। नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो वही क्या बनाता है? उत्तर के मैदान बना देता है। नदियों द्वारा लाया गया अवसाद ही
उत्तर के मैदान को बनाता है। जो नदियों के द्वारा अवसाद लाया जाता है वही अवसाद एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा होने के बाद वो क्या बना देता है? उत्तर के मैदान बना देता है। नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद ही उत्तर के मैदान को बनाता है। ये जो अवसाद होता है एक जगह पर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अवसाद एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद वो क्या बन जाता है? उत्तर के मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं भैया। क्या बन जाता है? मैदान बन जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम क्या क्या हैं? इधर देखिएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम। मैदानों के नाम क्या हैं भैया? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम क्या हैं? तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। भात खा बो, भात खा बो। इसकी ट्रिक क्या है भैया याद करने की? भात खा बो, ये क्या है? इसकी ट्रिक है भैया। भात खाबो, भात खाबो, भात खाबो। भा से क्या होगा? भावर, भावर। ता से क्या होगा? तराई। खा से क्या होगा? खादर। बा से क्या होगा? वागर। ये क्या है भैया? ये क्या है? ये सिंधु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम हैं। ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों के नाम हैं। क्या नाम है? भावर, तराई, खादर, वागर। ये क्या है? नाम है। इसकी ट्रिक क्या है? भात खाबो, भात खाबा, भात खावा, खाबा। ये इसकी ट्रिक है भैया। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भैया। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था भैया? कि ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम आपको बताए थे। मैदान कौन कौन से हैं? भावर, तराई, खादर, बांगर। अब इन चारों के बारे में एक एक करके विधिवत से पढ़ेंगे। भावर के बारे में, तराई के बारे में, खादर के बारे में, बागर के बारे में। इनके बारे में एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो पहला हमारा क्या है? भावर। पहला भैया क्या है? भावर। क्या है? भावर, भावर। तो ये कहाँ है भैया? या शिवालिक के, या शिवालिक
यह शिवालिक के दक्षिण में है, दक्षिण में है, दक्षिण में है। दक्षिण का मतलब होता है साउथ में, दक्षिण का मतलब होता है साउथ। या शिवालिक के साउथ में है, इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। जब हम भावर की बात करेंगे तो यह भावर शिवालिक के दक्षिण में है, शिवालिक के दक्षिण में है। कौन? भावर। शिवालिक के दक्षिण में कौन है? भावर। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यही भावर में क्या पाया जाता है? मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पत्थर पाए जाते हैं, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या पाया जाता भैया? इसी भावर में मोटे मोटे पत्थर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मोटे मोटे पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। यहाँ पे पत्थर, एक बात बताइए, जब मोटे मोटे पत्थर ही पाए जाएंगे तो आप उन पत्थरों पे खेती कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब इतने इतने मोटे मोटे पत्थर पाए जाएंगे तो उन पत्थरों पे खेती करना नामुमकिन है, तो वहाँ पे खेती संभव नहीं है। यहाँ खेती नहीं की जा सकती, की जा सकती। यहां भैया खेती नहीं की जा सकती। तो आपको क्या याद रखना है? इसी भावर क्षेत्र में, ये जो भावर क्षेत्र है भैया, इस भावर क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, मोटे मोटे और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? भावर क्षेत्र में। इसी के लिए इस क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या नहीं की जा सकती? खेती नहीं की जा सकती। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे नदियां जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नदियां जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। नदियां क्या कर जाती हैं? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां क्या कर जाती हैं? नदियां विलुप्त हो जाती हैं, हो जाती हैं। नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो ये थी जानकारी दोस्त भावर के बारे में। अभी मैंने आपको 4 क्षेत्र बताए थे, उसी का पहला क्षेत्र है जिसके बारे में मैंने आप सभी को इतनी जानकारी बताई है। पहला हमारा क्षेत्र है भावर। इसके बारे में इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद आता है, भावर के बाद आता है तराई, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भैया क्या होता है? तो इस तराई क्षेत्र में याद रखिएगा नम मिट्टी पाई जाती है, नम मिट्टी पाई जाती है। इस तराई क्षेत्र में नम मिट्टी पाई जाती है, नम मिट्टी पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। याद रखना, तराई क्षेत्र में हमेशा नम मिट्टी ही पाई जाती है। तराई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नम मिट्टी पाई जाती है। यह चीज आपको ध्यान रखना है, तराई क्षेत्र में नम मिट्टी पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया है कि भावर शिवालिक के दक्षिण में है। भावर कहाँ है? शिवालिक के दक्षिण में है। पर ये जो तराई क्षेत्र है, यह तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में है। यह तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में है। यह तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र के दक्षिण में है। यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में है, दक्षिण में है। इतनी चीज आई समझ? आ गई होगी। यह कहाँ है भैया? यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में है। इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है भैया।
अब इसमें क्या होता है भैया, जो नदियां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। नदियां क्या हो जाती हैं, नदियां बाहर निकल जाती हैं। अब यहाँ पे ये बताइएगा, क्या यहाँ पे खेती संभव है? बिल्कुल संभव है। यहाँ पे खेती करना संभव है, और वो भी खेती किस चीज की? धान की और गन्ने की खेती। यहाँ पर, यहाँ नदियां बाहर निकल जाती हैं। निकल जाती हैं। यहाँ खेती करना संभव है। खेती करना भी संभव है। किस किस की खेती कर सकते हैं यहाँ पे? मुख्यतः गन्ना और धान की ही खेती यहाँ पे की जाती है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र की जब बात की जाए तो यहाँ पे गन्ना और धान की खेती ही की जाती है। किसकी खेती? किसकी खेती की जाती है भैया? गन्ना और धान की। गन्ना प्लस धान, गन्ना प्लस धान की खेती ही यहाँ पे की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने तराई क्षेत्र आपको बताया है कि तराई क्षेत्र में जो मिट्टी होती है वो नम होती है। क्या होती है? नम होती है। और इसमें नदियां जो हैं वो बाहर को निकल जाती हैं। नदियों के बाहर को निकलने की वजह से यहाँ पे जो खेती है वो खेती करना संभव है। और वो खेती मुख्यतः कौन सी फसल यहाँ पे बोई जाती है? तो याद रखना कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना प्लस धान की खेती ही की जाती है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है खादर क्षेत्र। खादर, खादर क्षेत्र। खादर, कौन सा भैया? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र। तो ये जो खादर क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है। जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है। मिट्टी से बना क्षेत्र है। ये जो खादर क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो भैया खादर क्षेत्र है ये कौन सी मिट्टी से बना क्षेत्र है? तो आपको बता देना है, ये जो खादर क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है। और ये जो खादर क्षेत्र है यह भैया कौन सा क्षेत्र है? यह बाढ़ वाला क्षेत्र है। यह बाढ़ वाला क्षेत्र है, वाला क्षेत्र है। यह कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ वाला क्षेत्र है। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या बताया कि जो खादर क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है, और ये जो खादर क्षेत्र है यह बाढ़ वाला क्षेत्र है। बाढ़, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है ये वही क्षेत्र है दोस्त। ये क्या है? बाढ़ वाला क्षेत्र है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो खादर क्षेत्र है, जब यहाँ पे खेती की बात की जाए, जब यहाँ पे फसल बोने की बात की जाए भैया, यहाँ पे फसल की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ये फसल के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ये जो खादर क्षेत्र जो है ये फसल के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। इसी के लिए यहाँ पे जौ, धान, मक्का ये सभी चीजें बुवाई की जाती है। इन सभी चीजों की यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ, यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कौन कौन सी खेती की जाती है? मक्का, ज्वार,
यही सभी चीज़ों की क्या की जाती है, खेती की जाती है। मक्का, ज्वार, जौ, दाल, चावल आदि, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे खेती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। कौन सा क्षेत्र? खादर जो क्षेत्र है यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इसी के लिए यहाँ पे मक्का, ज्वार, जौ, दाल, चावल, ये सभी चीज़ों की खेती यहाँ पे की जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है नंबर 4 पे, हमारा आता है बांगर क्षेत्र। नंबर 4 पे आता है बांगर क्षेत्र। अब आपको मालूम होना चाहिए इस बांगर क्षेत्र को क्या बोलते हैं। इस बांगर क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इस बांगर क्षेत्र को बिना बाट वाला क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस बांगर क्षेत्र को बिना बाट वाला क्षेत्र कहा जाता है। बिना बाट वाला क्षेत्र, बिना बाट वाला क्षेत्र कहा जाता है, कहा जाता है। अभी मैं आप सभी को डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा कि ये बांगर क्षेत्र कहाँ पे है, खादर कहाँ पे है, ये सभी जानकारी आपको अभी देने वाला हूं। और दोस्त आपसे पूछा जाए कि ये जो बांगर क्षेत्र है वो किस मिट्टी से बना है, तो आपको बता देना है यह बांगर क्षेत्र जो है वो पुरानी जलोट मिट्टी से बना है। यह बांगर क्षेत्र पुरानी जलोट मिट्टी से बना है। यह क्षेत्र पुरानी जलोट मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। पुरानी जलोट मिट्टी से कौन बना हुआ है? बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र पुरानी जलोट मिट्टी से बना हुआ है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैंने अभी बताया था भैया कि जो खादर क्षेत्र है ये काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है खादर, पर खादर की अपेक्षा बांगर जो क्षेत्र है वो कम उपजाऊ माना जाता है। खादर की अपेक्षा बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ माना जाता है। खादर की अपेक्षा यह क्षेत्र कम उपजाऊ माना जाता है, कम उपजाऊ माना जाता है। अगर हम बात करते हैं खादर क्षेत्र की, तो खादर क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं अगर बांगर क्षेत्र की, तो यह बांगर क्षेत्र खादर क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा कम उपजाऊ है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। जो हमारा बांगर क्षेत्र है ये बांगर जो क्षेत्र है या बांगर क्षेत्र खादर क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ होने के बावजूद यहाँ पे सभी खाद्य फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ पर सभी खाद्य फसलों का उत्पादन होता है। तो इतनी चीज याद नोट कर लीजिएगा और इतनी चीज आपको याद रखनी है भैया। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा कि कौन सा क्षेत्र कहां पे है।
तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं दोस्त। अब मैं आपको बताऊंगा कि खादर क्षेत्र कहाँ है, बांगर क्षेत्र कहाँ है, तराई क्षेत्र कहाँ है। ये सभी जानकारी आपको अब यहाँ पे मिलने वाली है, तो गौर से देखिएगा भैया यहाँ पे। एक मिनट रुकिए। ठीक, ये डायग्राम मैंने बना लिया। क्या बना लिया भैया? डायग्राम बना लिया है। क्या कर लिया है? डायग्राम बना लिया है। क्या कर लिया है? डायग्राम बना लिया है। डायग्राम बना लिया है। डायग्राम बना लिया है। अब इधर देखिएगा। तो ये हमारी क्या है? नदियां हैं। ठीक, इतनी चीज आई क्लियर? ये हमारी क्या है? नदियां हैं भैया। फिर उसके बाद बताया था हमने भावर क्षेत्र। मैंने आपको क्या बताया था? भावर क्षेत्र में मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। भावर क्षेत्र मैंने आपको क्या बताया था? भावर क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि इसमें मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। तो ये जो पत्थर हैं ये सभी क्या है? भावर क्षेत्र ही है। ये कौन सा क्षेत्र है? भावर क्षेत्र है भैया। क्योंकि यहाँ पे देखिए मोटे मोटे पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे। तो जो मोटे मोटे पत्थर नजर आ रहे हैं इसी का मतलब है कि ये भावर क्षेत्र है। मैंने आपको भावर क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर बताए थे। फिर ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? खादर क्षेत्र बोलेंगे। कौन सा क्षेत्र? खादर क्षेत्र। क्या बोलेंगे? खादर क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? खादर क्षेत्र बोलेंगे। अब इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे तराई क्षेत्र। क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र बोलेंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र क्षेत्र बोलेंगे। फिर इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? इस वाले को बोलेंगे बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। मैंने डायग्राम बनाया भैया, बताया कि नदियां हैं। उसके बाद ये जो मोटे मोटे पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ये भावर क्षेत्र है। मैंने आपको भावर क्षेत्र में बताया था कि मोटे मोटे पत्थर इसमें नजर आएंगे। फिर ये वाला जो नीचे वाला ये वाला भाग है भैया, ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? खादर क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये जो इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये वाला जो क्षेत्र बचता है ये वाला क्षेत्र हमारा बांगर क्षेत्र है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ दोस्त।
फिर आते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार पे चलते हैं दोस्त, इसको मैं इरेज करे दे रहा हूं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अब हम आ चुके हैं दोस्त पठार के बारे में पढ़ने। प्रायद्वीपीय भारत का पठार। जिसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब हम इसकी बात करते हैं दोस्त, तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि पेनिनसुला क्या होता है और आइलैंड क्या होता है। तो पेनिनसुला वो भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र ही पेनिनसुला कहलाता है। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। अब आइलैंड की बात करें तो आइलैंड किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को बोलते हैं आइलैंड। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज आपको क्या हो गई होगी? क्लियर हो चुकी होगी। तो अब जरा गौर से देखिएगा, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीपीय, इसको आप लिख लीजिएगा। तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोलते हैं। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका हिस्सा है? तो आपको बता देना है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है भैया? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। और यह जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज क्या हो गई होगी? क्लियर हो चुकी होगी भैया। ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से। गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कौन? प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और भारत का सबसे पुराना भूभाग की बात की जाए, अगर भारत के सबसे पुराने भूभाग की बात की जाए तो क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत का पठार ही भारत का सबसे पुराना भूभाग है। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है। यह भारत का सबसे पुराना क्या है? भूभाग है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। यह भारत का सबसे पुराना भैया भूभाग है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है। अब पठार किसको बोलते हैं? पठार मैंने इससे पहले आपको बताया था। ये हमारा भारत का नक्शा है। ये जो समतल क्षेत्र है, ये जो समतल क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं पठार।
क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं भैया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, या भारत का सबसे पुराना क्या है? भूभाग है, या भारत का सबसे पुराना भूभाग है। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं भैया। अब उसके बाद मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। क्या है भैया? मैप है। क्या है भैया? मैप है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये हमारा क्या है? इंडिया का मैप है। क्या है भैया? इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? तो यहाँ पे भैया हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है। केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसी सेंट्रल आइलैंड के जस्ट यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत है भैया। क्या है? अरावली पर्वत। सबसे पहले मैंने क्या बताया? ये जो क्षेत्र है भैया, ये जो है, ये जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। इसी सेंट्रल हाईलैंड के जस्ट यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर यहाँ पे भैया छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार है। क्या है? छोटा नागपुर पठार है। क्या है ये? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार है। यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर पठार है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर ये वाला देखिए क्षेत्र, यहाँ पे क्या है? शिलांग का पठार है। शिलांग। ये जो है दोस्त, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार। क्या है भैया? शिलांग का पठार है। क्या है? शिलांग का पठार है। यहाँ पे क्या है? शिलांग का पठार है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। फिर इस वाले केंद्रीय उच्च भूमि के जस्ट नीचे ये क्या है भैया? केंद्रीय उच्च भूमि के जस्ट नीचे क्या है? विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत है। क्या है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत है। क्या है? विंध्य पर्वत है। किसके नीचे? केंद्रीय उच्च भूमि के नीचे विंध्य पर्वत है भैया। फिर जस्ट यहां पे क्या है? सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा पर्वत।
सतपुड़ा पर्वत है भैया। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पे। कहाँ पे? ये वाले हैं क्या? सतपुड़ा पर्वत है भैया। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी चीज क्या करनी है? ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे भैया ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे क्या है? दक्कन का पठार। ये क्या है हमारा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार है। क्या है भैया? दक्कन का पठार है। फिर यहां पे भैया क्या है? यहां पे क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत यहां पे है। पश्चिमी घाट पर्वत। और जस्ट इधर साइड में, राइट साइड में पूर्वी घाट पर्वत है यहाँ पे। पूर्वी घाट पर्वत। क्या है? पूर्वी घाट पर्वत है। क्या है भैया? पूर्वी घाट पर्वत। तो इतनी चीज आपको ध्यान से देखनी है भैया। और यहां से भैया कौन सी जाती हैं? यहां से जो नीलगिरी की पहाड़ियां जाती हैं। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या है भैया? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की क्या है? पहाड़ियां हैं। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? भारत का नक्शा बनाया, भारत का मैप बनाया। मैंने आपको बताया कि ये वाला भाग है केंद्रीय उच्च भूमि का भाग। ठीक, केंद्रीय उच्च भूमि इसे बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इसी सेंट्रल हाईलैंड के जस्ट यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत है। इसी केंद्रीय उच्च भूमि के नीचे ये वाला जो हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विंध्य पर्वत। इसे विंध्य पर्वत के नीचे क्या है? ये वाली देखिए, इसी को बोलेंगे क्या? सतपुड़ा पर्वत है। और फिर जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है। यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। फिर जरा देखिएगा, जब हमने पश्चिमी घाट पर्वत की बात की है तो मैं राइट साइड में आ जाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा पूर्वी घाट पर्वत है, बिल्कुल है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार बोलेंगे। दक्कन का पठार बोलेंगे। और फिर यहाँ पे देखिएगा पहाड़ियाँ ऐसी यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको। यहाँ पे पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जब हम इन सभी की बात कर ली है तो अब ये वाला क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। फिर ये वाला जो पठार बचता है जिसका नेम है शिलांग का पठार। तो इसका ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। मैं साइड में हो जाता हूं दोस्त। जब आपका डायग्राम बन जाए उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो इतनी चीज आपको बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी दोस्त। तो ये था दोस्त हमारा पार्ट नंबर 3। अब मैं आप सभी को पार्ट नंबर 4 में क्या कराऊंगा? भारत का मरुस्थल कराऊंगा। इंडियन डेजर्ट के बारे में आगे की जानकारी दूंगा आप सभी को। तो दोस्त हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप सभी को फर्स्ट पार्ट कराया, सेकंड कराया, थर्ड भी आज पूरा करा दिया। अब मैं 4th पार्ट में आप सभी को इंडियन डेजर्ट से
आगे का टॉपिक जारी रखूँगा। तो आप हमारे द्वारा यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम इस वीडियो से विदाई लेते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो भी पार्ट नंबर 4 कल के वीडियो में। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बॉय।